सो लास्ट लेक्चर के अंदर हमारा चैप्टर चल रहा था बेटा, चैप्टर नंबर 2, टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स। और इस चैप्टर के अंदर हमने अभी तक जो टॉपिक डिस्कस किया था उसके अंदर लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था रिवैल्यूएशन ऑफ नॉन करंट एसेट्स। इस टॉपिक से हम वापस से आज का रीस्टार्ट करते हैं ताकि ये टॉपिक हमारा कवर अप भी हो जाएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड हमारा कवर अप टॉपिक दिया हुआ है। रिवैल्यूएशन ऑफ नॉन करंट एसेट्स होता क्या है बेसिकली, आपने एफए के अंदर भी पढ़ा है भाई। हम एसेट्स वगैरह को क्या कर सकते हैं, रिवैल्यूएशन करते हैं ताकि उसकी फेयर वैल्यू के बराबर वैल्यू पर हम क्या कर सकें, उसको ला सकें। तो आईएस इसके अंदर क्या लिखा हुआ है बेटा, आईएस 16 अलाउ अ चॉइस ऑफ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स। आईएस 16 अलाउ करता है, आपको चॉइस देता है, तो क्या आप प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स को क्या कर सकते हैं, तो कॉस्ट मॉडल पर शो कर सकते हैं या फिर रिवैल्यूएशन मॉडल पर शो कर सकते हैं। कॉस्ट मॉडल क्या होता है, जो आप नॉर्मली ट्रीट करते हैं, आप असेट्स को शो करेंगे, उसमें से हर साल क्या करते जाते हैं, हम डेप्रिसिएशन माइनस करते जाते हैं। तो वो हमारा होता है कौन सा, कॉस्ट मॉडल। और फिर उसी के बाद में आता है सेकंड पॉइंट, रिवैल्यूएशन मॉडल, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, असेट्स का रिवैल्यूएशन करते हैं, और रिवैल्यूएशन करने के बाद में जो उसकी रिवैल्यू प्राइस होती है उसी पर हम बुक्स में उसको शो किया जाता है। Revaluation model, property, plant and equipment must be carried at a revalued amount less any subsequent accumulated depreciation. और उसमें अगर कोई भी accumulated depreciation होता है तो वो माइनस कर दिया जाता है। जब आप अगर रिवैल्यूएशन मॉडल अगर फॉलो करते हैं तो उसके लिए दो कंडीशंस को कंपलसरी फॉलो करना होता है। क्या, अगर आपने रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो किया है तो वो मेथड आपको फिर कंटिन्यूअसली करना होगा। ये नहीं तो कि आपने 1 ईयर कर लिया फिर नेक्स्ट ईयर नहीं किया, तो ऐसा नहीं, ताकि उसकी फेयर वैल्यू के बराबर हमारी वैल्यू रहे, वैल्यूज में चेंजेस नहीं है। एंड सेकंड पॉइंट, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है और उससे रिलेटेड कोई आइटम की अगर रिवैल्यूएशन कर दिया, तो उससे रिलेटेड और बाकी सारी एसेट्स जो है उनका भी आपको रिवैल्यूएशन करना होता है। इसके बाद में फिर हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा था इसी के अंदर, अकाउंटिंग फॉर रिवैल्यूएशन। जब हमें रिवैल्यूएशन से रिलेटेड जनरल एंट्री करनी होती है तो वो जनरल एंट्री कैसे करनी होगी, तो उसके लिए मैंने एक एग्जांपल दिया था बेटा यहाँ पर। जैसे सपोज मान लो मेरी एसेट की कॉस्ट प्राइस है 10 लाख, उस पर डेप्रिसिएशन लग गया 2 लाख का, केयरिंग अमाउंट था 8 लाख, उसका मैंने रिवैल्यूएशन करा और रिवैल्यूएशन करने पर मेरा प्राइस निकल रहा है कितना, 13 लाख। रिवैल्यूएशन करने पर उसका प्राइस निकल रहा है 13 लाख। 8 लाख से एसेट बढ़ करके कितना हो गया, 13 लाख। तो मेरा प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन कितना हो रहा है बेटा, 5 लाख का। रिवैल्यूएशन करने पर प्रॉफिट कितना हो रहा है, 5 लाख का। अब सर इसकी एंट्री कैसे करेंगे, तो एंट्री करने के लिए सबसे पहली चीज तो हमें उसकी जो नॉन करंट एसेट्स है उसकी कॉस्ट प्राइस हमें इंक्रीज करनी है। नॉन करंट एसेट्स की कॉस्ट प्राइस कितनी थी बेटा, 10 लाख। 10 लाख से बढ़ा करके कितनी करनी है, 13 लाख। तो 3 लाख से हमें क्या करनी है, एसेट को बढ़ाना है। तो हम एंट्री क्या करेंगे, डेबिट नॉन करंट एसेट्स अकाउंट। नॉन करंट एसेट्स को हम डेबिट करेंगे क्योंकि हमें बढ़ाना है। तो 3 लाख से वो इंक्रीज हो जाएगा। फिर डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट क्यों किया, क्योंकि बेटा 2 लाख का डेप्रिसिएशन हमने इकट्ठा कर रखा था बट वो हमारे यूज नहीं आया है, तो उसको हमें क्या करना होगा, रिमूव करना होगा, खत्म करना होगा। तो रिड्यूस करने के लिए, हटाने के लिए हम क्या कर देंगे, डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। 2 लाख अकाउंट और क्रेडिट रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट 5 लाख। चलिए हमारा कहां पर जाएगा, ये हमारा आ जाएगा बेटा स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल के अंदर, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर इसको हम शो कर देंगे, रिवैल्यूएशन सरप्लस 5 लाख। तो वही चीज हमारा बताया था, रीस्टेट असेट कॉस्ट टू द न्यू वैल्यूएशन। आप जो असेट है उसकी कॉस्ट को आप क्या कर दीजिए, नई वैल्यूएशन पे लाइए। एलिमिनेट एनी एग्जिस्टिंग एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन, जो भी एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन रखा हुआ है उसको एलिमिनेट कर दीजिए, और शो द टोटल इंक्रीज इन द अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। और जो भी आपका टोटल प्रॉफिट वगैरह होगा वो इंक्रीज होगा, उसको हम कहाँ पे शो करेंगे, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर। यहाँ तक का पॉइंट हो गया था। इसके बाद में फिर क्या दिया है सर, नेक्स्ट टॉपिक हमारा दिया है रिकॉग्नाइजिंग रिवैल्यूएशन गेन एंड लॉसेस। अब इस पॉइंट को समझाने से पहले एक मैं एग्जांपल दे देता हूँ, ध्यान से समझना बेटा। कि 2021 के अंदर मैंने क्या किया था, रिवैल्यूएशन करा था, और रिवैल्यूएशन करने पर मेरा रिवैल्यूड प्राइस आया था 13 लाख, और उस पर मुझे प्रॉफिट हुआ था रिवैल्यूएशन का कितना, 5 लाख का 2021 में। 2022 के अंदर मैंने क्या करा, वापस से रिवैल्यूएशन करा। अब ध्यान से सुनना बेटा, इन दिस ईयर 2022, इन दिस ईयर असेट अगेन रिवैल्यूड, मैंने वापस से रिवैल्यूएशन करा। अब जब रिवैल्यूएशन करा तो उसकी रिवैल्यूड प्राइस आ रही थी कितनी, मान लो सपोज 12,10,000। रिवैल्यूड प्राइस थी उसकी कितनी बेटा, 12,10,000, और पुरानी रिवैल्यूड प्राइस था उसका कितना, 13 लाख। ये लिखा हुआ था क्या बेटा, 13 लाख।
रीवैल्यूड प्राइस था 13 लाख, जबकि मैंने जब रिवैल्यूएशन किया पुरानी प्राइस के कंपैरिजन में इसी ईयर जब रिवैल्यूएशन किया तो उस टाइम पर रिवैल्यूएशन प्राइस निकल रहा है कितना 12,10,000। तो मुझे प्रॉफिट होने की जगह और क्या हो गया, लॉस हो गया है। क्या लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, मुझे क्या हो गया यहाँ पे रिवैल्यूएशन पर लॉस हो रहा है कितने का 90,000 का। तो सर ये जो 90,000 का लॉस हुआ है इस लॉस को हम कहाँ पे शो करें, स्टेटमेंट ऑफ P&L में। भाई नॉर्मली अपन को अगर लॉस होता है तो हम कहाँ पे शो करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ P&L में। तो शेयर होल्डर्स ने मना करा। क्यों मना करा, क्योंकि सर आपको जब प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट को तो आप कहाँ पे शो करते हैं, रिवैल्यूएशन सरप्लस में अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में शो करते हैं, ताकि वो हमारी शेयर होल्डर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सके। क्योंकि आपको याद है रिवैल्यूएशन सरप्लस क्या होता है बेटा, कैपिटल नेचर का रिजर्व होता है और उसको हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज नहीं कर सकते। तो कि सर जब प्रॉफिट हुआ तो उसको तो आपने अलग निकाल करके रख लिया, और जब लॉस हो रहा है तो आप हमारे ऊपर डाल रहे हो। तो कि नहीं, वो जो लॉस हुआ उसको भी आप कहां से एडजस्ट करोगे, रिवैल्यूएशन सरप्लस से। तो पॉइंट ये आता है तो कि अगर आपने कोई एसेट को रिवैल्यू कर चुके हैं पहले और रिवैल्यूएशन होने के बाद में आप अगर बाद में फिर वापस से अगर रिवैल्यूएशन करते हैं और तब अगर उस पर आपको लॉस होता है, तो जब आपको अगर लॉस होगा तो हम वो जो लॉस है उसको सबसे पहले रिवैल्यूएशन सरप्लस में से एडजस्ट किया जाए। अगर रिवैल्यूएशन सरप्लस एडजस्ट होने के बाद में भी अगर उससे ज्यादा अमाउंट का लॉस हो जाता है तो फिर डिफरेंस अमाउंट का हम कहां पे शो करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ P&L में। तो फिर हम डिफरेंस अमाउंट को कहां पर शो करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ P&L में। ये पॉइंट समझ में आ गया है कि बेटा यहां तक सभी को। यस सर। अब क्या लिखा हुआ है उसी के अंदर आगे, इफ लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अराइज मोर देन वैल्यू रिमेनिंग इन द रिवैल्यूएशन सरप्लस। भाई जैसे सपोज मान लो मेरा यहाँ पर रिवैल्यूएशन सरप्लस में अमाउंट रखा हुआ था 5 लाख का, मुझे लॉस हो गया मान लो 5,40,000 का, मुझे रिवैल्यूएशन पर लॉस हो गया 5,40,000 का, तो 5 लाख तो मैं कहां से एडजस्ट कर दूंगा, रिवैल्यूएशन सरप्लस से, और रिमेनिंग 40,000 में कहां से एडजस्ट करूंगा, स्टेटमेंट ऑफ P&L से। तो if loss on revaluation arise more than value remaining in the revaluation surplus, then only balance amount will be set off in the statement of P&L. Otherwise, loss will be set off out of revaluation surplus. तो फिर हम उसको रिवैल्यूएशन सरप्लस में से एडजस्ट करेंगे, और अगर उससे भी ज्यादा अगर लॉस हो जाता है तो हम स्टेटमेंट ऑफ P&L में से सेट ऑफ करते हैं। आ गया सर समझ में। इसको अब हम रीड आउट कर लेते हैं, वही चीज को पूरा यहाँ पर समझाएगा। तो देखो क्या लिखा हुआ है बेटा, revaluation gains are recorded as a component of other comprehensive income within the statement of P&L and other comprehensive income or in a separate statement. भाई जो भी आपको रिवैल्यूएशन पर गेन होता है उसको हम क्या करते हैं, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर शो करते हैं। दिस गेन इज देन कैरिड इन रिवैल्यूएशन सरप्लस विद इन इक्विटी, और वो जो गेन होता है उसी को हम कहाँ पे शो करते हैं, रिवैल्यूएशन गेन के अंदर भी शो किया जाता है, इक्विटी के अंदर। This revaluation surplus is a capital reserve and is therefore not permitted to be distributed to the shareholders. ये जो रिवैल्यूएशन सरप्लस है ये क्या आपका कैपिटल रिजर्व है, इसलिए हम इसको शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है। रिवैल्यूएशन लॉसेस व्हिच रिप्रेजेंट एन इम्पेयरमेंट ऑफ द एसेट्स वैल्यू, अगर आपको रिवैल्यूएशन पर लॉस हो जाता है मतलब कि जिसके कारण एसेट्स की वैल्यू अगर रिड्यूस हो जाती है, इम्पेयरमेंट होना मतलब कम हो जाती है, आर रिकॉग्नाइज इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L। नॉर्मली हम उसको क्या करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ P&L में शो करते हैं। व्हेन अ रिवैल्यूएशन लॉस अराइजेस ऑन अ प्रीवियसली रिवैल्यूड एसेट, अगर आपने रिवैल्यूएशन लॉस होता है कौन सी एसेट पर, जो आपने पहले से रिवैल्यू की हुई है, जो प्रीवियसली रिवैल्यूड एसेट्स है उस पर अगर आपको कोई रिवैल्यूएशन लॉस होता है, देन इट शुड बी डिडक्टेड फर्स्ट अगेंस्ट द प्रीवियस रिवैल्यूएशन गेन। तो उसको हम सबसे पहले कहां से एडजस्ट करेंगे, रिवैल्यूएशन गेन से, एंड कैन देयरफॉर बी टेकन टू द अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इन दिस ईयर एंड एनी एक्सेस इम्पेयरमेंट, और अगर उससे भी ज्यादा अगर लॉसेस हो जाते हैं will then be recorded as an impairment expenses in the statement of P&L। तो फिर हम उसको स्टेटमेंट ऑफ P&L के अंदर शो करेंगे। ये पॉइंट समझ में आ गया बेटा सभी को, पॉइंट क्लियर है बेटा सभी को ये, गर्विता, यस जूही, पूर्वा, बाकी बच्चों बेटा सिमरन, वैदिका, वैदिक। यस सर। यस चलिए तो फिर इसी के आगे का हम आगे पॉइंट लेते हैं।
और क्या लिखा हुआ है, नॉट दैट ऑफसेट ऑफ गेन एंड लॉसेस बिटवीन डिफरेंट प्रॉपर्टीज इज नॉट परमिटेड। मतलब एक असेट का दूसरी असेट से आप लॉसेस को सेट ऑफ नहीं कर सकते। बिल्डिंग का प्रॉफिट है, मशीन का लॉस है, तो उसको एक दूसरे से एडजस्ट नहीं किया जाएगा। अब आगे चलते हैं हम इसी के बेसिस पर। इलस्ट्रेशन नंबर 6 दे रखा है, इसको समझाने से पहले मैं एक टॉपिक और बता देता हूँ, फिर उसके बाद में हम इसका इलस्ट्रेशन नंबर 6 पर आते हैं। तो पहले हम ये एक और टॉपिक देख लेते हैं बेटा, डेप्रिसिएशन ऑफ रीवैल्यूड एसेट्स। सिंपल सा पहले भी पढ़ा है आपने भाई, रीवैल्यूड एसेट से अगर आपने एसेट्स का रीवैल्यूएशन कर दिया तो उसके बाद में भी क्या करते हैं हम, डेप्रिसिएशन लगाएंगे। और डेप्रिसिएशन लगाया जाता है तो वही नॉर्मल डेप्रिसिएशन की तरह ही क्या करेंगे हम, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, उसको भी पीएनएल के अंदर शो किया जाएगा। और फिर हमने पढ़ा था जो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन लगता है भाई, जैसे पूर्वा बोल रही है सर वॉइस अटक रही है आपकी। बेटा और भी बच्चों को वॉइस में प्रॉब्लम आ रहा है क्या? ये सर कभी कभी बीच में अटक रही है। जस्ट अ मिनट बेटा। तो फिर हाँ बेटा, तो मेरा सिंपल सा पॉइंट में क्या बता रहा था, डेप्रिसिएशन ऑफ रिवैल्यूड एसेट्स। भाई जब भी हमने एसेट्स का अगर रिवैल्यूएशन कर दिया है तो उसके बाद में भी हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना होता है। और सर जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो कैसे होगा, नॉर्मल एसेट की तरह। सर लेकिन जब हम रिवैल्यूएशन करते हैं तो ऑब्वियसली उसकी एसेट की वैल्यू अगर इंक्रीज हो जाती है, तो इंक्रीज होगी तो डेप्रिसिएशन भी बढ़ेगा, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। तो पॉइंट सुनिए क्या लिखा हुआ है, मैंने एक एग्जांपल लिखा है। जैसे सपोज मान लो मेरी असेट की ओल्ड वैल्यू थी 10 लाख। मेरे पास एक असेट थी, असेट की ओल्ड वैल्यू थी 10 लाख। मेरा सपोज डेप्रिसिएशन का रेट था बेटा 10%। तो 10 लाख का 10% कितना हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा क्या? 10 लाख का 10% कितना हो जाएगा, 1 लाख। अगर मैं एसेट्स का रिवैल्यूएशन करता हूँ और रिवैल्यूएशन का मान लो प्राइस निकलता है कितना, 13 लाख। रिवैल्यूएशन करा मैंने और रिवैल्यूएशन करने पर प्राइस निकला कितना, 13 लाख। तो मुझे प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन हो गया क्या बेटा, 3 लाख का। मुझे प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन हो गया कितने का, 3 लाख का। और मैंने जब रिवैल्यूड प्राइस किया 13 लाख, और अगर 13 लाख का 10% अगर डेप्रिसिएशन लगाऊं मैं, न्यू डेप्रिसिएशन, तो वो कितना लग रहा है मेरा, 1,30,000 लग रहा है क्या बेटा? तो मतलब कि मेरा पहले डेप्रिसिएशन लगता था 1 लाख, और अब नया डेप्रिसिएशन मेरा चार्ज हो रहा है कितना, 1,30,000। तो 30,000 का एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन लग रहा है क्या? सर जब 30,000 का डेप्रिसिएशन एक्स्ट्रा लग रहा है तो वो शेयर होल्डर को सहन नहीं होता बेटा। शेयर होल्डर बोलता है क्या, तो कि सर आपको जो प्रॉफिट हुआ, 3 लाख का प्रॉफिट हुआ आपको, तो वो प्रॉफिट तो आपने अपने पास रख लिया, उसको तो आप हमें दे ही नहीं रहे, क्योंकि वो शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता। वो कैपिटल रिजर्व होता है, उसको हम शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। रिवैल्यूएशन रिजर्व कैन नॉट बी यूज फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है सर। सर आपको असेट्स की वैल्यू को आपने बढ़ाया तो उसके कारण डेप्रिसिएशन का एक्सपेंसेस बढ़ गया, तो वो खर्चा आप हमारे ऊपर डाल रहे हो। भाई पहले तो आप 1 लाख का डेप्रिसिएशन लगाते थे, आप कितने का लगा रहे हो, 1,30,000 का। तो सर ये जो 30,000 का एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन लग रहा है, ये हम क्यों बियर करें? तो अगर क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है, याद रखना पॉइंट, अगर क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है तो वहां पर ये सिचुएशन हो सकती है। तो फिर उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन होता है उसके बराबर अमाउंट हम रिवैल्यूएशन सरप्लस से निकाल करके कहां पर ट्रांसफर करेंगे, रिटेन्ड अर्निंग्स। तो ड्यू टू एक्सेस डेप्रिसिएशन प्रॉफिट विल बी रिड्यूस। प्रॉफिट क्या हो जाएगा बेटा, रिड्यूस हो जाएगा। सो इट विल इफेक्ट इनकम ऑफ शेयर होल्डर्स। तो ये क्या कर देगा, शेयर होल्डर्स की इनकम को इफेक्ट करेगा। सो इफ ऑर्गेनाइजेशन हैव पॉलिसी, तो अगर ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है, देन अमाउंट इक्विवेलेंट टू एक्सेस डेप्रिसिएशन, तो जो अमाउंट है वो एक्सेस डेप्रिसिएशन के बराबर विल बी ट्रांसफर फ्रॉम रिवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन्ड अर्निंग्स। तो वो उसके बराबर का अमाउंट हम रिवैल्यूएशन सरप्लस से निकाल करके रिटेन अर्निंग्स में ट्रांसफर कर दिया जाता है, ताकि उधर डेप्रिसिएशन का एक्सपेंसेस ज्यादा लगा और उतना ही अमाउंट हमने क्या कर दिया, रिटेन अर्निंग्स में ट्रांसफर कर दिया, तो वो सेट ऑफ हो जाएगा। ये पॉइंट समझ में आ गया है क्या बेटा?
डेप्रिसिएशन ऑफ रिवैल्यूड एसेट्स वाला पॉइंट क्लियर हो गया है? यस सर। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, वंस एन एसेट हैज बीन रीवैल्यूड, जब आप अगर एसेट्स का रिवैल्यूएशन कर देते हैं, द फॉलोइंग ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड। क्या क्या ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड रहेगा बेटा? सबसे पहली चीज बोला हमें, डेप्रिसिएशन मस्ट बी चार्ज बेस्ड ऑन द वैल्यूएशन लेस रेजिडुअल वैल्यू ओवर द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। जो डेप्रिसिएशन है वो किस पर चार्ज करेंगे हम? उसकी जो भी वैल्यू है उसमें रेजिडुअल वैल्यू मतलब स्क्रैप वैल्यू माइनस करने के बाद में जो वैल्यू बचती है उस पर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे ओवर द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, जो भी लाइफ उसकी बची है। द होल चार्ज मस्ट गो टू द स्टेटमेंट ऑफ P&L फॉर द ईयर। और पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन हम किस में लगाते हैं? स्टेटमेंट ऑफ P&L में। An annual reserve transfer may be made from revaluation surplus to retained earnings for the additional depreciation charge on the revalued amount compared to the cost। तो मतलब कि वही बात बोल रहा है, क्वेश्चन में अगर बोला जाएगा तो आपको क्या करना होगा, रिवैल्यूएशन सरप्लस अमाउंट ट्रांसफर करना होता है रिटेन अर्निंग्स में एडिशनल डेप्रिसिएशन के इक्विवेलेंट अमाउंट to address the imbalance between a non-distributable gain held in the revaluation surplus and the reduction in the retained earnings due to the increase in depreciation charge। क्योंकि वो जो depreciation charge बढ़ा है उसके कारण वो जो imbalance आ रहा है उस बैलेंस को कवर करने के लिए हम क्या कर देते हैं, रिवैल्यूएशन सरप्लस से अमाउंट ट्रांसफर कर देते हैं रिटेन अर्निंग्स। सर हाँ बोलिए। अगर कुछ नहीं बोला क्वेश्चन में तो फिर नहीं करेंगे ट्रांसफर। तो फिर P&L में बढ़ा हुआ डेप्रिसिएशन लिखेंगे। बिल्कुल बेटा। ठीक है सर। अगर वो क्वेश्चन में मेंशन करेंगे इट इज अ पॉलिसी to transfer amount from revaluation surplus to retained earnings या to charge extra additional depreciation, कुछ ना कुछ वो हिंट डालेंगे तो ही आपको एंट्री करना है, अदरवाइज स्किप करना है उसमें। ठीक है, यस सर। चलिए फिर आगे क्या लिखा हुआ है हमारे, वही नॉर्मल डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या करेंगे, डेबिट स्टेटमेंट ऑफ P&L डेप्रिसिएशन, क्रेडिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। और रिवैल्यूएशन सरप्लस से जब हम ट्रांसफर करेंगे तो डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट और क्रेडिट रिटेन्ड अर्निंग्स अकाउंट। This transfer is not a part of other comprehensive income, so it is shown in the statement of changes in equity only। या SOCIE का मतलब है बेटा statement of changes in equity only। Statement of changes in equity, वहां पर हम इसको शो करेंगे। क्लियर यहां तक का पॉइंट? ये पॉइंट यहां तक का रिवैल्यूएशन मॉडल तक का समझ में आ गया बेटा? यस सर। चलिए अब इसका अपन इलस्ट्रेशन नंबर 6 देखते हैं, उसमें क्या बोला है। देखिए बेटा, एन एंटिटी रिवैल्यू इट बिल्डिंग, एंटिटी ने क्या करा, अपनी ऑर्गेनाइजेशन अपनी बिल्डिंग को रिवैल्यू किया एंड डिसाइड्स टू इनकॉर्पोरेट द रिवैल्यूएशन इनटू इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और उन्होंने डिसाइड किया था कि वो जो भी उससे रिवैल्यूएशन होगा उससे हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी उसको रिकॉर्ड करेंगे। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट 31 दिसंबर 2017। आपको 31 दिसंबर 2017 के बैलेंस शीट दे रखी है, उसके अंदर मतलब P&L में दे रखा, बैलेंस शीट में दे रखा है बिल्डिंग जिसकी कॉस्ट है कितनी 1200 और डेप्रिसिएशन लग चुका है कितना 144 का, तो उसका केयरिंग अमाउंट दे रखा है बेटा 1056। द बिल्डिंग इज रीवैल्यूड एट 1 जनवरी 2018। ईयर के स्टार्टिंग में कर लिया क्या रिवैल्यूएशन? ये हमें कब का दे रखा था 31 दिसंबर 2017 का, और रिवैल्यूएशन कब कर दिया 1 जनवरी 2018 को, मतलब नेक्स्ट डे हो गया है क्या बेटा रिवैल्यूएशन? आफ्टर 1 ईयर नहीं हुआ है, नेक्स्ट डे हो गया है। तो द बिल्डिंग इज रीवैल्यूड एट 1 जनवरी 2018 एट 14 लाख डॉलर। उसकी रिवैल्यूएशन प्राइस बता दिया कितना है 14 लाख डॉलर। इट्स यूजफुल लाइफ इज 40 इयर्स एट दैट डेट, और उसकी यूजफुल लाइफ है कितनी 40 इयर्स, मतलब उसका रिवैल्यूड प्राइस बता दिया 14 लाख और उसकी लाइफ कितनी बच रही है 40 इयर्स। शो द रेलेवेंट एक्सेप्ट फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट 31 दिसंबर 2018। आपको क्या करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर उसकी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को शो करना है। कहाँ शो करना है बेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कब के 31 दिसंबर 2018 के। तो सबसे पहली चीज तो हम बात करें यहाँ पर हमारा केयरिंग अमाउंट दे रखा था बेटा कितना 1056, ये दिया हुआ है हमें, और रीवैल्यूड अमाउंट हमारा दे रखा है कितना 1400।
मुझे गेन ऑन रिवैल्यूएशन कितना हो जाएगा, 344 का हो जाएगा क्या? गेन ऑन रिवैल्यूएशन कितना हो जाएगा बेटा, 344। ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। रिवैल्यूएशन यस को, सर। ठीक है सर। अच्छा, क्वेश्चन में यहाँ पर ये बोला है कि उन्होंने बेटा एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर करने से रिलेटेड नो सर। बोला। फिर इसके बाद में सेकंड पॉइंट हम बात करें, डेप्रिसिएशन अगर हम लगाएं आफ्टर रिवैल्यूएशन तो वो कैसे लगाएंगे बेटा, 1400 का फिगर है क्या? 1400 कैसे आया सर, 14 लाख है, 000 रिमूव करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1400 डिवाइडेड बाय लाइफ, लाइफ कितनी है 40 इयर्स, तो 1400 डिवाइडेड बाय 40, तो वो कितना हो जाएगा, $35 पर एनम हो जाएगा क्या बेटा? क्लियर है यहाँ तक? यस सर। डेप्रिसिएशन भी हमारा आ गया। अब आपसे बोला उन्होंने बैलेंस शीट और पीएनएल के अंदर इसको शो करना है, तो सबसे पहली चीज तो हमारा डेप्रिसिएशन आ जाएगा बेटा। डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा, 35। इसके अलावा अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर आ जाएगा हमारा गेन ऑन रिवैल्यूएशन कितना, 344। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से रिलेटेड बोलिए बेटा, किसी को डाउट हो तो ये दोनों पॉइंट में। डाउट है क्या बेटा इसमें किसी को? नो सर। इसके बाद में फिर सेकंड पॉइंट हमारा आएगा बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट की अगर हम बात करें, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, तो बैलेंस शीट के अंदर सबसे पहले हम बात करें नॉन करंट एसेट्स, और नॉन करंट एसेट्स की अब नई फिगर कितनी हो गई है, 14 लाख, और 14 लाख में से हमारा क्या लग जाएगा, 35,000 का डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, तो 40 वो माइनस किया तो कितना बचेगा, 1365 बचेगा क्या? तो 1365 हमारा क्या आ गया, नॉन करंट एसेट्स लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू आ गई 1365। इसके अलावा मैं अभी हाल पढ़ा चुका हूं, तो कि जो रिवैल्यूएशन सरप्लस होता है उसको हम कहाँ पे शो करते हैं, बैलेंस शीट के अंदर, इक्विटी के अंदर भी आता है क्या वो? तो रिवैल्यूएशन सरप्लस स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी 344 कैसे आया, वो हमने ऊपर कैलकुलेट किया था। आगे समझ में ये इलस्ट्रेशन नंबर 6। यस सर। बाकी बच्चों बेटा किसी को भी अगर किसी तरह का डाउट हो तो पूछ सकते हैं इस पॉइंट पे। नहीं डाउट यहाँ तक? चलिए, इसी के बाद में फिर हम बात करें आगे, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अंदर कैसे शो करेंगे इसको, तो वो उन्होंने वही बता दिया होता, ओपनिंग बैलेंस दे रखा था क्या, नहीं। रिवैल्यूएशन गेन आया था हमारा 344, तो क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा हमारा कितना, 344 का हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। पीपी नोट अगर हम बनाए उसकी कैलकुलेशन कैसे करिए, तो वो चीज ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ, तो इसको समझाने की रिक्वायरमेंट नहीं। इसी के बाद में फिर हम आगे चलते हैं, सर पीई क्या होता है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ओके प्रॉपर्टी ओके। प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसी का टेस्ट अंडरस्टैंडिंग नंबर 2 देखिए बेटा, इसमें क्या बोला है हमें, on 1st April 2018 the fair value of XU property was $1 lakh। 1st April 2018 को X कंपनी की प्रॉपर्टी थी जिसकी वैल्यू कितनी थी, $1 लाख, with a remaining life of 20 years, और उसकी लाइफ कितनी थी, 20 years। 1st April 2018 को X company policies to revalue its property at each year end। X कंपनी की पॉलिसी तो कि वो प्रॉपर्टी को हर साल क्या करती है, रिवैल्यू करती है। At 31st March 2019, the property was valued at $86,000। आपने 31st मार्च 2019 को प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन किया, और वैल्यूएशन करने पर उसकी वैल्यू कितनी निकली, $86,000। और अपन ने अभी हाल पढ़ा था बेटा, जब फर्स्ट टाइम आप अगर रिवैल्यूएशन करते हो और अगर उसमें कोई लॉस होता है, तो उस लॉस को तो कहाँ पे शो करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में शो करते हैं क्या? लेकिन अगर यस आप सर। एसेट से पहले आप अगर उस एसेट का रिवैल्यूएशन कर चुके हो और उसके बाद में अगर आपको लॉस होता है, तो उस लॉस को हम फर्स्ट ऑफ ऑल कहां पर एडजस्ट करते हैं, रिवैल्यूएशन सरप्लस में। रिवैल्यूएशन। ठीक है सर। तो अब आगे क्या बोला बेटा, ध्यान से सुनना। X company policies to revalue its property at each year end
एक्स कंपनी की पॉलिसी, तो फिर वो हर साल क्या करती है, प्रॉपर्टी का रिवैल्यूएशन करती है। At 31st March 2019, the property was valued at $86,000. प्रॉपर्टी का आपने क्या किया, रिवैल्यूएशन किया, और रिवैल्यूएशन करने पर आपका कितना आ रहा है वैल्यू, $86,000। तो कितने का प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ बेटा? 14,000 14,000 का क्या हो रहा है, लॉस या प्रॉफिट? loss. लॉस। लॉस हो रहा है। The balance on the revaluation surplus at 1st April 2018 was $20,000, which relates entirely to the property. उन्होंने बताया तो कि हमारे पास में पहले भी हम इसका रिवैल्यूएशन कर चुके हैं, और उससे रिलेटेड मेरे पास रिवैल्यूएशन सरप्लस में बैलेंस रखा हुआ है कितना, $20,000। तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा इस पॉइंट का फंडा क्या बोलना चाह रहा है। क्लियर पॉइंट यहाँ तक? आगे Yes, क्या, sir. आगे क्या बोला हमें बेटा, एक्स कंपनी डज नॉट मेक अ ट्रांसफर टू रियलाइज प्रॉफिट इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सेस डेप्रिसिएशन। बहुत ही अच्छी बात है, एक्सेस डेप्रिसिएशन का अमाउंट हम ट्रांसफर नहीं करते, खुद ने ही मेंशन कर दिया है क्या बेटा? तो अब आपसे बोला है यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट के अंदर, तो कि प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट ऑफ एक्स कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019 रिफ्लेक्टिंग द अबव इंफॉर्मेशन। तो हम क्या करेंगे बेटा, जो रिवैल्यूएशन सरप्लस रखा हुआ है उसको माइनस करेंगे, नहीं करेंगे? कर सकते हो क्या अभी ये वाला पॉइंट, टेस्ट अंडरस्टैंडिंग नंबर 2? जो रिवैल्यूएशन सरप्लस रखा हुआ है मेरे पास $20,000 का, उसमें से क्या कर देंगे हम, $14,000 डिडक्ट करके हम क्या कर देंगे, बाकी का रिमेनिंग अमाउंट शो कर देंगे क्या बेटा? Yes, sir. और फिर हम उसके अलावा और क्या लग जाएगा, डेप्रिसिएशन लग जाएगा क्या? एसेट की स्टार्टिंग में फिगर कितनी देर, अब कितनी फिगर बच रही है हमारी, $86,000 की, और उसने लाइफ कितनी बच रही है, 20 ईयर्स। तो 20 ईयर्स 86,000 की बच रही है। ये मैंने सॉल्व कर रखा है क्या? हाँ देखो, उसमें 31st March 2019 को 1 लाख की स्टार्टिंग में फिगर दे रखी थी हमें, उस पर हमारा रिवॉल्यूशन कब किया हमने, 31st March 2019 को। तो सबसे पहले तो हमने वही 1 लाख अपॉन 20 ईयर्स, 5,000 का हमारा डेप्रिसिएशन आ गया, रिमेनिंग फिगर कितनी बची, 1 लाख में से 5,000 लेस किया तो 95,000। रिवैल्यूड प्राइस है हमारा कितना, 86,000। 14,000 का लॉस नहीं हुआ, 9,000 का लॉस हुआ है, ये याद रखना। जो लॉस हुआ है रिवैल्यूएशन पर वो 9,000 का हुआ है बेटा। करंट ईयर का भी तो डेप्रिसिएशन माइनस करोगे, क्योंकि रिवैल्यूएशन जो किया है वो कब किया है, यहाँ पर ईयर के एंड में करा है, ना कि ईयर की स्टार्टिंग में। रिवैल्यूएशन कब किया, 31st March 2019 को। तो देखिए बेटा, 1 लाख माइनस 5,000, 95,000, उसका रिवैल्यूड प्राइस है 86,000, तो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन हो गया कितना, 9,000। अब अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर उसको हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन लॉस हो गया। बैलेंस शीट की अगर हम बात करें तो बैलेंस शीट में रिवैल्यूएशन सरप्लस रखा हुआ था 20,000 का, जिसमें से लॉस ऑन रिवैल्यूएशन माइनस कर देंगे 9,000 का, तो हमारा रिवैल्यूएशन सरप्लस का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा कितना, 11,000। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की हम बात करें तो वो फिगर कितना आ जाएगा, 86,000। आगे समझ में यहाँ तक? सेकंड का ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर है क्या बेटा? यस सर। Yes, sir. सेकंड पॉइंट बोला हमें इसी के अंदर, स्टेट हाउ द अकाउंटिंग वुड बी डिफरेंट इफ द ओपनिंग रिवैल्यूएशन सरप्लस डिड नॉट एग्जिस्ट। अगर हमारा रिवैल्यूएशन सरप्लस एग्जिस्ट नहीं करता तो क्या ट्रीटमेंट होता, तो फिर क्या करते बेटा उसमें, Then में शो कर देते हैं। शो कर। आगे समझ में? यस सर। इसी का टेस्ट अंडरस्टैंडिंग नंबर 3 दे रखा है, वो आप लोग करके देखिए। टेस्ट अंडरस्टैंडिंग नंबर 3 आपका होमवर्क का पार्ट है, ये आप लोग करके देखेंगे, नहीं आता है तो फिर मैं इसको समझा दूंगा। इसी के बाद में फिर हम आगे आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा दिया डिस्पोजल ऑफ रीवैल्यूड नॉन करंट एसेट्स। सर अब ये क्या होती है डिस्पोजल ऑफ रीवैल्यूड नॉन करंट एसेट्स? सर हमारे पास जो नॉन करंट एसेट्स रखी हुई थी, हमने उसका डिस्पोजल कर दिया, सेल कर दिया। तो सर सेल करेंगे तो कैसे होगा उसका सेल, जो हम नॉर्मल नॉन करंट एसेट्स को सेल करते हैं
वो जो ट्रीटमेंट होता है वैसा ही आप रीवैल्यूड नॉन करंट एसेट्स को सेल करेंगे तो वैसा ट्रीटमेंट। सेकंड थिंग, उसका जो भी आपने डिस्पोजल करा उस पर जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उस प्रॉफिट या लॉस को हम क्या कर देंगे, पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। थर्ड पॉइंट, आपने रीवैल्यूड एसेट्स को अगर डिस्पोज कर दिया और उससे रिलेटेड अगर आपका रिवैल्यूएशन सरप्लस में कोई भी अमाउंट रखा हुआ है, आपने क्या किया बेटा, रीवैल्यूड एसेट्स को डिस्पोज कर दिया और उससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी अमाउंट रखा हुआ है रिवैल्यूएशन सरप्लस में, तो उस अमाउंट को हमें क्या करना होगा, ट्रांसफर करना होगा रिवैल्यूएशन सरप्लस से कहां पर, रिटेन्ड अर्निंग्स में। वो अमाउंट हमें क्या करना होगा, रिवैल्यूएशन सरप्लस से निकाल करके रिटेन अर्निंग्स में ट्रांसफर करना होता है जब आप नॉन करंट एसेट्स का डिस्पोजल कर देते हैं। सर क्यों, क्योंकि बेटा वो एसेट ही एग्जिस्ट नहीं करती तो उसका रिवैल्यूएशन सरप्लस किस काम के लिए, तो फिर हम उसको नहीं रखेंगे, उसको भी हम क्या कर देंगे, रिटेन अर्निंग्स में ट्रांसफर कर देंगे भाई, तो क्या भी शेयर होल्डर्स के लिए यूज हो जाएगा। तो देखिए हम क्या लिखा हुआ, द प्रॉफिट और लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ अ रीवैल्यूड नॉन करंट एसेट्स should be calculated as the difference between the net sale proceeds and the carrying amount. प्रॉफिट और लॉस कैसे निकाला जाता है, वही सेल प्रोसीड और कैरिंग अमाउंट का डिफरेंस निकाल के जो आपको आता है। देयर आर टू स्टेप्स टू डिस्पोज ऑफ रीवैल्यूड एसेट्स। जब हमें रीवैल्यूड एसेट्स को डिस्पोज करना होता है तो उसके लिए हमें दो स्टेप फॉलो करनी पड़ेगी। फर्स्ट, इट शुड बी अकाउंटेड फॉर इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L ऑफ द पीरियड इन विच द डिस्पोजल ऑकर्स। मतलब जिस टाइम पीरियड में आपका डिस्पोजल हुआ उस टाइम पीरियड के P&L के अंदर हम क्या कर देंगे, उसका जो भी प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है उसको हम शो कर देंगे। सेकंड पॉइंट, एनी बैलेंस ऑन द रिवैल्यूएशन सरप्लस रिलेटिंग टू दैट एसेट, और जो भी आपका बैलेंस रखा हुआ है रिवैल्यूएशन सरप्लस के अंदर जो एसेट आपने डिस्पोज किया उससे रिलेटेड, नाउ टू बी ट्रांसफर टू द रिटेन्ड अर्निंग्स, और उसको हमें क्या करना होगा, रिटेन अर्निंग्स में ट्रांसफर करना होगा। This does not affect other comprehensive income, which is only altered when the asset is actually revalued upwards or downwards. Other comprehensive income सिर्फ कब चेंज होता है, जब आपका assets का revaluation कम ज्यादा होता है। यहाँ पर आप अगर उसको डिस्पोज कर रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट कहाँ पर आएगा, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अंदर। आगे समझ में यहाँ तक का पॉइंट बेटा। इसको और अगर एग्जांपल से समझना है तो भाई सिंपल सा, भाई मेरी कॉस्ट प्राइस थी 10 लाख, उस पर डेप्रिसिएशन लग गया 2 लाख का, केयरिंग अमाउंट बचना था कितना, 8 लाख, मैंने रिवैल्यूड किया था 13 लाख, तो मेरा रिवैल्यूएशन गेन रखा हुआ था कितना, 5 लाख। आफ्टर 6 मंथ मैंने क्या कर दिया, उस रिवैल्यूड एसेट्स को सेल कर दिया, तो वो जो 5 लाख का मेरा प्रॉफिट रखा हुआ है रिवैल्यूएशन सरप्लस के अंदर, उस अमाउंट को हम क्या कर देंगे, रिवैल्यूएशन सरप्लस से निकाल करके रिटेन अर्निंग्स में ट्रांसफर कर दिया जाए, ताकि वो शेयर होल्डर्स के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज हो सके। क्लियर है यहाँ तक का पॉइंट। यस सर। चलिए इसी के बाद में फिर हम आगे आते हैं, इसका टेस्ट अंडरस्टैंडिंग नंबर 4 देख लेते हैं। सर टेस्ट अंडरस्टैंडिंग नंबर 4 क्या बोला है, ये चैप्टर का लास्ट पॉइंट है, एक टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा IAS 16। इस चैप्टर के अंदर 3 टॉपिक दिए हैं, तो फर्स्ट टॉपिक मेरा कंप्लीट हो जाएगा जिसमें IAS 16, तो उसके लास्ट क्वेश्चन है, फिर इसमें नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा IAS 20 अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट, वो हम कल पढ़ेंगे, तो पहले इसको हम कवर कर लेते हैं। टेस्ट अंडरस्टैंडिंग नंबर 4 में क्या बोला है, डायरेक्ट परचेज्ड अ प्रॉपर्टी कॉस्टिंग $750,000। डी ने क्या करा था, डायरेक्ट ने परचेज किया था $750,000 की प्रॉपर्टी ऑन 1 जनवरी 2014 with a useful life of 10 years, और उसकी यूजफुल लाइफ है कितनी, 10 years। It has no residual value, उसकी कोई रेजिडुअल वैल्यू नहीं है, स्क्रैप वैल्यू 0 है। At 31st December 2014 the property was valued at $8,10,000। आपने 31st दिसंबर 2014 को प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन किया, और वैल्यूएशन करने पर उसकी वैल्यू निकल रही कितनी, $8,10,000। कब निकल रही है बेटा, 31st दिसंबर 2014 को। तो ऑब्वियसली करंट ईयर का हम क्या करेंगे, पहले डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, तो उसका केयरिंग अमाउंट आ जाएगा, फिर हम उसको कंपेयर करेंगे। रिजल्टिंग इन अ गेन ऑन रिवैल्यूएशन बीइंग रिकॉर्डेड इन द अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ऑफ $1,35,000। और आपको उन्होंने खुद नहीं बता दिया, हमें रिवैल्यूएशन पर गेन हुआ था कितने का, $1,35,000 का,
जिसको हमने क्या कर दिया, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर शो कर दिया। There was no change to its useful life, उसकी useful life में कोई change नहीं हुआ। Direct does not make a transfer to the realized profits in respect of excess depreciation, वो जो extra depreciation लगता है उससे कोई amount transfer नहीं करता है। On 31st December 2016, कब सेल करा है बेटा, 31st December 2016 को, आफ्टर टू परचेज करने के आफ्टर 3 years बाद में। द प्रॉपर्टी वॉज सोल्ड फॉर $9 लाख। प्रॉपर्टी को आपने क्या कर दिया, $9 लाख में सेल कर दिया। हाउ शुड द डिस्पोजल ऑन द प्रीवियसली रिवैल्यूड एसेट्स बी ट्रीटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2016? आपने जो 2016 के अंदर प्रॉपर्टी का रिवैल्यूड एसेट्स का जो डिस्पोजल किया था उसका कैसे ट्रीटमेंट होगा? तो देखिए बेटा, सबसे पहली चीज तो हम बात करें यहाँ पर हमें जो डेप्रिसिएशन लगाना है वो डेप्रिसिएशन लगाना है कब से कब तक का, फ्रॉम 1st January 2014 से लेकर 31st December 2014 तक का। 7,50,000 टोटल एसेट्स की वैल्यू थी स्टार्टिंग में, और लाइफ थी उसकी कितने, 10 years। तो 7,50,000 इंटू 1/10 कितना हो गया, 75,000। तो केयरिंग अमाउंट आ गया 7,50,000 माइनस 75,000, 6,75,000। रिवैल्यूएशन सरप्लस हमें दे रखा था 1,35,000, बोला हुआ है क्वेश्चन के अंदर में, तो क्या हमें रिवैल्यूएशन गेन हुआ था कितने का, 1,35,000 का, और रिवैल्यूड प्राइस दे रखा था 8,10,000। रिवैल्यूड प्राइस 8,10,000, तो हमारा आगे रिवैल्यूएशन सरप्लस में कितना, 1,35,000। ये हमारी वैल्यू आई है कब की, 31st December 2014 की। आपने एसेट को सेल कब करा है, 31st December 2016 को, तो 2 साल का डेप्रिसिएशन और लगेगा। तो हमें डेप्रिसिएशन और लगाएंगे, डेप्रिसिएशन फ्रॉम 31st December 2014 से लेकर 31st December 2016 तक का। अब हमारी एसेट की वैल्यू कितनी हो गई है बेटा, 8,10,000। लाइफ कितनी बची है, 9 years। लाइफ में कोई चेंज नहीं हुआ था, तो 8,10,000 अपॉन 9 क्यों आया बेटा, टोटल 10 years लाइफ थी जिसमें से 1 year आप ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, तो कितनी लाइफ बची, 9 years। 2 years का लगाना है तो इंटू 2 अपॉन 9, तो कितना हो गया, 1,80,000। तो 8,10,000 माइनस 180, तो कितना बचा केयरिंग अमाउंट, 6,30,000। आपने एसेट को सेल करा कितने पर, 9 लाख पर, तो 9 लाख पर सेल किया तो 2,70,000 का क्या हो गया आपको, प्रॉफिट। इज इट क्लियर? यस सर। 2,70,000 का हमें प्रॉफिट हो गया है, और इसके अलावा मेरे पास 1,35,000 का क्या रखा हुआ है, रिवैल्यूएशन सरप्लस। तो बेटा जो प्रॉफिट हुआ है हमें डिस्पोजल पे, वो प्रॉफिट को तो हम कहां पे शो करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में आ जाएगा प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट्स 2,70,000। और जो रिवैल्यूएशन सरप्लस के अंदर अमाउंट रखा 1,35,000, उसको हम कहां पे ट्रांसफर करेंगे, नॉन करंट रिटेन अर्निंग्स में। तो उसके लिए एंट्री करेंगे डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट और क्रेडिट रिटेन अर्निंग्स 1,35,000। आगे बात यहां तक समझ में उठा? यस ये आपका टेस्ट अंडरस्टैंडिंग नंबर 4 हो गया है, जिसके अंदर आपका IAS 16 वाला पॉइंट आपका कंप्लीट हो जाता है। IAS 16 का पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसी के बाद में हमें फिर सेकंड पॉइंट डिस्कस करना है। वो सेकंड पॉइंट हमारा दिया है IAS 20। इसको मैं कल वाले लेक्चर में कंप्लीट कराऊंगा, क्योंकि फिर आज ज्यादा हो जाएगा, ये पूरा हो नहीं पाएगा। तो कल वाले लेक्चर के अंदर हम इसका IAS 20 समझेंगे। नया टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, तो इसको ध्यान से कल टाइम पर क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा बेटा, ठीक है? यस सर। रिपीट करिए, और कोई भी अगर आपको डाउट आता है तो आप डाउट पूछिए, और रेगुलर स्टडी करते जाइए। मैं सभी को रिकमेंड करूंगा सब्जेक्ट पर कमांड करने के लिए डेली प्रैक्टिस रिक्वायर्ड। डेली जो भी हम पढ़ रहे हैं उसको रीड आउट करते जाइएगा, उसके नोट्स बनाते जाइएगा, ताकि कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं आए। और कोई भी अगर आपको डाउट आता है तो आप मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा? ओके, थैंक यू एवरीवन। सर कल 9 बजे क्लास। हाँ बेटा, बिल्कुल अभी 9 o'clock पर ही रहेगी। एक्चुअली कुछ बच्चों की वो अमन सर की क्लास रहती है, तो वो अभी रमजान चल रहा है तो वो इशू आ रहा है इस वजह से।
अभी ओके सर। इस वजह से मैंने अभी 9 o'clock का टाइम किया है, थोड़े दिन के बाद में फिर वापस से अपन अपना टाइम पे कर जाएंगे। ओके बेटा, सो थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। वेलकम।